अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, आपने सुना होगा कुछ खुफिया एजेंट्स होते हैं जो लोगों से आधे पैसे वसूल करके उनको खुफिया रास्ते से यूरोप भेजते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। एक बड़ी कश्ती थी जिसमें पाकिस्तानियों समेत 800 लोग सवार थे और गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में जा रहे थे। यहाँ सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस कश्ती में 400 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद थे जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब थे। इन्हें क्या मालूम था कि हमें मारने के लिए कश्ती उल्टाने की साजिश रचाई जाएगी। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी राजों से पर्दा उठ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक एक खुफिया बात ये सामने आई है कि कश्ती में बैठने के लिए पहले ही जगह सेलेक्ट हो चुकी थी कि फलां ममालिक के लोग किस जगह बैठेंगे। कई ममालिक के लोगों को ऊपर की जानिब बिठाया गया था, जबकि पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में बैठने को कहा गया था, क्योंकि इनको पता था कि आगे चलकर हमने जो काम करना है तो दूसरी नेशनलिटी के लोगों को पहले बचा लिया जाएगा और फिर पाकिस्तानियों में से कोई गलती से बच भी गया तो उसे निकाल लेंगे। अब ये जानकर दिल काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है कि 400 के करीब पाकिस्तानियों में से सिर्फ 10 या 15 ही बचे हैं। बाकी सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस कश्ती में कई भारतीय भी शामिल थे, जिनमें से अभी तक किसी एक के भी मरने की खबर नहीं मिली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाम और लीबिया के लोगों में से भी किसी के मरने की खबर नहीं मिली। अब पाकिस्तानियों का मरना यकीनी भी था, क्योंकि जब कश्ती उलटनी थी तो जो सबसे नीचे बैठे हुए हैं जाहिर सी बात है सबसे पहले उन्होंने डूबना था और जो ऊपर होंगे उन्हें डूबने से पहले ही बचा लिया जाएगा। अब जो पाकिस्तानी बचे थे वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर कश्ती को उल्टाया। जबकि रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बोट का इंजन भी खराब था, जिसकी वजह से कश्ती 6 दिनों तक बगैर हरकत किए एक जगह पर खड़ी थी। यहाँ अब बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उन्होंने लोगों को बचाया क्यों नहीं? लोगों तक खाने पीने की इमदाद जानबूझकर लेट क्यों पहुंचाई गई? लीबिया और यूनान जैसे मुल्क इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार हैं, तो आखिर सवाल है कि वो सब जानते बूझते भी अनजान क्यों बने रहे? उन्होंने 400 पाकिस्तानियों को बचाया क्यों नहीं? इसी वजह से अब यूनान में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और सिर्फ इसी वजह से अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि तुमने जानबूझकर कश्ती उल्टाई ताकि लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले मौत तक पहुंच जाएं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने चाहा था। आज सैकड़ों लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे नीचे बिठाकर यूनान और लीबिया जैसे मुल्क साबित करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ये मरते हैं तो मरते रहें, हमें इससे क्या गरज। बचे हुए पाकिस्तानियों की बातें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि बॉर्डर पर यूनानी पुलिस जानबूझकर हम तक लेट पहुंची। ये जानते थे कि हम तक लेट पहुंचने से कुछ भी नहीं बचेगा। लोग चीख चीख कर पुलिस और रेस्क्यू को पुकारते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे तक डायरेक्ट पहुंचने की बजाय हेलीकॉप्टर पर फजा में चक्कर लगाने लगे। इन्हें कश्ती की सूरत हाल साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ये फिर भी हम तक देर से पहुंचे। इन्हें पता था कि पाकिस्तानियों ने तो वैसे भी मर जाना है, पीछे कोई सबूत बचेगा ही नहीं जो इनको बेनकाब कर सके। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि कश्ती के डूबने से पहले की वीडियो साफ साफ सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, लेकिन कश्ती डूबने के बाद की कोई सूरत हाल किसी के सामने नहीं लाई गई। दरअसल यूनान की रेस्क्यू टीमें और पुलिस जब कभी भी इस किस्म का कोई ऑपरेशन करती हैं तो इनके साथ एक पूरा कैमरा सिस्टम भी मौजूद होता है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। हर 1 मिनट की फुटेज इनके पास मौजूद होती है, एक एक चीज मॉनिटर हो रही होती है। तो यूनानियों से सवाल ये किया जा रहा है कि जब हादसे से पहले की फोटो और वीडियो मौजूद हैं तो हादसे के बाद और इनकी मदद करने की सारी फुटेजेस कहाँ हैं? बल्कि वही इनका सबसे बड़ा सबूत है जो इसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहते। बस इसीलिए सब रिकॉर्ड्स उन्होंने फौरन से गायब कर दिए। इनका पाकिस्तानियों को डुबोने का एक मकसद ये भी था कि दोबारा कोई पाकिस्तानी ऐसा काम करने का सोच भी ना सके और ये वही अपने मुल्क में गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर जलते मरते रहें, क्योंकि इस वक्त बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो इस तरह बाहर के मुल्क जाने का सोच रहे होंगे ताकि वो अपने हालात बेहतर करके अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन अब इस हादसे के बाद लोगों ने इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया होगा कि अब हमने ऐसा वैसा कोई कदम उठाया तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा आज 400 पाकिस्तानियों का हुआ है।
اب یہاں آپ کے دماغ میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہوگا کہ پھر پاکستانیوں کو ضرورت ہی کیا تھی کہ غیر قانونی طریقے سے ایسا خطرناک سفر کریں؟ اس بات کا جواب صاف ہے کہ پاکستان کی معیشت، اس کا پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کی معیشت اس قدر تباہ کر دی ہے کہ لوگ ملک میں اپنا کام کرنے کی بجائے اپنی جان پر کھیل کر یورپین ممالک جا رہے ہیں تاکہ وہ پیچھے اپنی فیملی کا پیٹ پال سکیں۔ کوئی بھی خوشی سے اپنے بیوی بچے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، صرف پاکستانی اپنے حالات سے تنگ آ کر اتنا خطرناک قدم اٹھاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو آج یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس میں آر ہوگا یا پار۔ انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کسی یورپی ملک پہنچ گئے تو ہماری زندگی بن جائے گی، کیونکہ جب یہ وہاں جا کر کوئی کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وہاں نیشنلٹی ملنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، جس سے یہ خود تو تنہا زندگی گزار لیتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ان کی فیملی کی پیچھے زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اتنی مایوسی نہیں دیکھی۔ بچے تو چلو معصوم سے، لیکن ہر 4 سے 2 نوجوان مایوسیوں کے گڑھے میں دبے ہوئے ہیں، اور جو حالات اس وقت پاکستان کے بن چکے ہیں اس میں مایوسی بنتی بھی ہے۔ روشن مستقبل، فکر معاش اور سب سے بڑھ کر سفید پوش طبقے کے وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں اس وقت انتہائی گھٹن حالات کا شکار ہیں، جن کی امید پر ماں باپ زندہ ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم، گزر بسر اور بہنوں کی خوشیوں کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پر ہے۔ یہ چند نوجوانوں کے خوابوں کا قتل نہیں، پوری قوم کے مستقبل کے خوابوں کا بھی قتل ہوا ہے۔ قانونی طریقے سے تو اب کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، USA جانا ناممکن ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں ان ممالک میں قانونی طریقے سے جانا ایک امیر ترین انسان ہی افورڈ کر سکتا ہے، اور جو غربت کا شکار ہیں وہ بے بس اور مجبور ہو کر ایجنٹوں کے ہاتھوں غیر قانونی سفر اختیار کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ غیر قانونی طور پر ہجرت کرتے ہیں، لیکن وطن عزیز میں حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ برس 8 لاکھ سے زیادہ افراد نے ہجرت کی، بلکہ رواں سال یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور پاکستان پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے۔ حکام کو چاہیے کہ ایسے انسانی درندوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ وہ نوجوان نسل کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔